हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है, अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोरिलेशन क्या होता है, कोरिलेशन के टाइप्स क्या होते हैं और कोरिलेशन की जो दो महत्वपूर्ण विधियां हैं, जिसमें स्पीयरमैन का रैंक ऑर्डर मेथड और कार्ल पियर्सन का प्रोडक्ट मोमेंट मेथड, ये दो मेथड हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग कुछ अदर टेक्निक्स देखेंगे, कुछ अदर मेथड देखेंगे जिनसे हम कोरिलेशन निकालते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है एग्ज़ाम की दृष्टि से। इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड आपके सवाल एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं, सॉल्व करने के लिए कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो इसलिए हम लोग इससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ उन्हीं चीज़ों को देखेंगे जिन चीज़ों के बारे में एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए, और एक बात मैं आपसे कह दूं कि जिन लोगों ने भी कोर्स को ज्वाइन किया है वो यथासंभव जितना जल्दी हो सके फ़ी सबमिट कर दें, ताकि हमें और भी इक्विपमेंट, अभी आप लोग हमें देख रहे होंगे, हमने धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करना शुरू किया है। तो मैं चाहता हूं कि जैसे जैसे, देखिए, हमें पैसा नहीं कमाना है, हमें हमारे पास जो है मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, और इसलिए मैंने उसको फ्री नहीं रखा है, क्योंकि मुफ्त की चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, मैं मेहनत करता चला जाऊंगा, आप लोग अगर मेहनत नहीं करेंगे, चूँकि आप अगर पैसा नहीं देंगे तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करेंगे, ये मेरा 100% गारंटी है। और चूँकि मैं साइकोलॉजी का विद्यार्थी रहा हूँ और साइकोलॉजी से रिलेटेड मैं काम भी कर रहा हूँ, और मनोविज्ञान मेरे दिल में है, दिमाग में है, जहन में है, तो मैं समझता हूँ कि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का कौन सा पहलू ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और किस पर्सपेक्टिव से हो जाता है। तो उन्हीं चीज़ों को हमने ध्यान में रख करके इस कोर्स को शुरू किया था, स्टार्ट किया था। लेकिन आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का जो विश्वास हमारे ऊपर बना, उससे मैं काफ़ी, क्या कहें, उसको गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं मैं अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ कि आप लोगों ने मुझे यह अवसर दिया है कि मैं आपको उस मुकाम तक पहुँचाने में मदद कर सकूँ जिस मुकाम तक आप लोग पहुँचना चाहते हैं, जहाँ आप लोग पहुँचना चाहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग यथासंभव, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन यथासंभव आप लोग फ़ी सबमिट कर देंगे तो उससे और भी इम्प्रूवमेंट करने की संभावना लगातार बनी रहेगी। क्योंकि हमने आज के पहले ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली थी, अभी 2 महीने 3 महीने से मैंने स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे इक्विपमेंट इकट्ठा करना है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको इकट्ठा करना है। इसके बाद हमारा जो प्रयास है, हम जो मेहनत कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको जो कुछ भी पढ़ा रहा हूं या जो कुछ मैं आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड करा रहा हूं, ये सब कुछ आपका पहले से, आपके लिए पहले से तैयार किया हुआ मैटर नहीं है। इसके लिए मैं लगातार मेहनत कर रहा हूं, दिन भर रात भर, जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं मेहनत कर रहा हूं, ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 4 प्रकार के कोरिलेशन को। सबसे पहला बाई सीरियल कोरिलेशन, पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन, टेट्रा कोरिलेशन और 5 कोफिशिएंट कोरिलेशन। ठीक, इन चारों के बारे में हम लोग उन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें से नेट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन, इन चारों में से एक क्वेश्चन 100% रहता है। आपका जो यूजीसी नेट होता है उसमें तो एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, बीएचयू एमएड एंट्रेंस में भी एक क्वेश्चन इन्हीं 4 चीज़ों में से रहता है। तो आप इन चारों चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा और प्रयास करिएगा कि इसको अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला शुरू करते हैं हम लोग, बाई सीरियल कोरिलेशन। बाई को रिलेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं
एक्चुअली मुझे हिंदी में देखना पड़ रहा है क्योंकि हिंदी में मुझे बहुत जल्दी याद नहीं होता है। द्विपांक्तिक सहसंबंध विधि, द्विपांक्तिक सहसंबंध विधि, इसको कहते हैं द्विपांक्तिक सहसंबंध विधि, द्विपांक्तिक सहसंबंध विधि। तो द्विपांक्तिक सहसंबंध विधि में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला जो चीज पूछा जाता है कि इसका चिन्ह क्या है। ठीक है, द्विपांक्तिक सहसंबंध विधि का चिन्ह क्या होता है, हम उसको किस चिन्ह से इंडिकेट करते हैं? तो इसको दोस्तों हम लोग इंडिकेट करते हैं किससे? RBIS। ठीक है, RBIS, यानी इसको हम इंडिकेट करते हैं स्मॉल r फिर BIS। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ जाता है सीधे सीधे। RBIS सीधे सीधे दिया हुआ है कि द्विपांक्तिक सहसंबंध को इंडिकेट किया जाता है। क्वेश्चन आएगा हाउ टू इंडिकेट ऑफ बाई सीरियल कोरिलेशन। तो क्या होगा? हाउ टू इंडिकेट, यानी RBIS से इंडिकेट हम लोग करते हैं। दिख रहा है आप लोगों को? हाँ दिख रहा है। ठीक है, चलिए दूसरी चीज इसमें क्या होती है, पूछा जाता है कि इसमें पाए जाने वाले हम कब बाई सीरियल कोरिलेशन का प्रयोग करते हैं। बाई सीरियल कोरिलेशन का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारे सामने दो प्रकार के, चूंकि कोरिलेशन हमने आपको पहले ही बताया था क्या होता है, जब हमारे सामने दो या दो से अधिक वेरिएबल होते हैं और उनमें जब हम संबंध निकालते हैं, उनमें हम किसी एक वेरिएबल के घटने और किसी एक वेरिएबल के बढ़ने से जो एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर इफेक्ट होता है, जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो वो हमारा कोरिलेशन होता है, सहसंबंध होता है। तो इसलिए जब भी हम कोरिलेशन की बात करेंगे तो उसमें दो या दो से अधिक वेरिएबल होंगे ही होंगे, 110% होंगे। ठीक है, तो इसमें दो वेरिएबल होता है और दोनों वेरिएबल, इसमें और क्या चीज़ें होती हैं? RBIS से इसको इंडिकेट करते हैं। दूसरी चीज़ इसमें होती है ये इसमें दो वेरिएबल होते हैं। इसमें क्या सभी में होते हैं दो वेरिएबल, लेकिन इसमें कैसे होते हैं? दो वेरिएबल, प्रतिवर्ती होता है वेरिएबल का हिंदी। अगर वेरिएबल का मतलब क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, घटना के मापने योग्य गुणों को हम लोग वेरिएबल कहते हैं, चर कहते हैं, प्रतिवर्ती कहते हैं, चर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें दो चर होते हैं और दोनों चर किस प्रकार के होते हैं? आपके होते हैं ये दोनों चर जो है आपके कंटिन्यूअस वेरिएबल होते हैं। दोनों चर कंटिन्यूअस होते हैं, यानी सतत होते हैं, सतत। दोनों चर जो है सतत चर होते हैं, लेकिन जो पहला चर होता है वो तो सतत रहता ही रहता है, लेकिन जो दूसरा वेरिएबल होता है उसको फोर्स्ड डाइकोटोमाइज कर दिया जाता है। फोर्स्ड डाइकोटोमाइज मतलब इसको क्या कहते हैं? उसको कृत्रिम द्विविभाजन। ये जो दूसरा पार्ट होता है, क्वेश्चन कहाँ से आता है और किस तरीके से क्वेश्चन आता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते रहेंगे साथ साथ। सतत ये कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है। कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है? कंटिन्यूअस वेरिएबल वह वेरिएबल होता है जिसको हम लोग छोटे से छोटे खंडों में भी विभाजित कर सकते हैं। यानी सतत चर वह चर है जिसको हम छोटे से छोटे खंडों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे लंबाई, वजन। लंबाई को हम 1.2 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं। दूसरा वेरिएबल ये इसी का होता है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, कंटिन्यूअस वेरिएबल और डिस्क्रीट वेरिएबल, यानी सतत चर और असतत चर। सतत चर क्या होता है? छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर सकते हैं। असतत चर क्या होता है? जिनको हम छोटे छोटे खंडों में विभाजित नहीं कर सकते, जैसे मकान। तो मकान को हम जो है आधा मकान, पौना मकान, डेढ़ा मकान, ये तो हम नहीं कह सकते। परिवार में सदस्यों की संख्या तो 3.5 सदस्य तो नहीं हो सकते, 4.5 सदस्य नहीं हो सकते, 2.25 सदस्य नहीं हो सकते। जब भी होंगे ये एग्जैक्ट वैल्यू होंगे। ठीक है, तो जो हमारा जो ये सतत चर होता है ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देता है, हमेशा अप्रॉक्स की बात करता है, लगभग की बात करता है। लेकिन जो हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल होता है वो हमें से एक्जैक्ट की वैल्यू देता है, हमें निश्चित मान देता है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को कंटिन्यूअस वेरिएबल और डिस्क्रीट वेरिएबल एक क्लास में ले लूँगा आपका,
वेरिएबल का, तब आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो कंटिन्यूअस दोनों चर जो होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं, और दोनों चरों में एक चर ऐसा होता है जिसको हम दो भागों में विभाजित कर देते हैं, जिनको हम फोर्स्ड डाइकोटोमाइज कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि वो हम तय करते हैं ना, जैसे डाइकोटोमाइज में हम क्या करते हैं, वो हमेशा जब फोर्स्ड डाइकोटोमाइज की बात करते हैं तो वो एक मनुष्य के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा बनाया गया मानक होता है, जब हम उसको दो भागों में विभाजित कर देते हैं। जैसे अंकों की लगातार संख्या, अंकों की संख्या 10, 20, 50, 100, 200, ये क्या है, ये आपका कंटिन्यूअस वेरिएबल हो जाएगा, कंटिन्यू चल रहा है, इसको छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे इसको कहते हैं कि फोर्स्ड डाइकोटोमाइज कर देंगे, तो फोर्स्ड डाइकोटोमाइज जब हम करेंगे तो 40 नंबर पर उत्तीर्ण हो जाएगा और 30 नंबर पर वो अनुत्तीर्ण हो जाएगा। सॉरी, 40 से ऊपर अगर वो पाता है तो उत्तीर्ण है, और 40 से नीचे वो पाता है तो अनुत्तीर्ण है। तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण में जब हम विभाजित कर दें, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण में विभाजित कर दें, धनी और निर्धन में हम विभाजित कर दें। धनी कौन करता है, धनी है या निर्धन है, वो समाज की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि तय करती है हमारी, कि हम धनी हैं या निर्धन है, वो हमारे द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो दो वेरिएबल होते हैं, दोनों कंटिन्यूअस होते हैं, लेकिन एक वेरिएबल आपका फोर्स्ड डाइकोटोमाइज बना दिया जाता है, कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें सतत वेरिएबल हो गया, इसमें कृत्रिम रूप से विभाजित कर देते हैं इसको, सॉरी, फोर्स्ड डाइकोटोमाइज, करते हैं। ठीक है, इसको दो भागों में, दो चर होते हैं। ये एक चीज़ आपको अपने माइंड में एकदम सेट कर लीजिए कि इसमें दो वेरिएबल होते हैं, दोनों कंटिन्यूअस होते हैं, और एक उसमें से एक वेरिएबल जो है फोर्स्ड डाइकोटोमाइज कर दिया जाता है, द्विविभाजित कर दिया जाता है, और ज़बरदस्ती वाला द्विविभाजन किया जाता है। ओके, और इसमें क्या होता है, इसका मान जो है ये बहुत ही परफेक्ट कोरिलेशन नहीं माना जाता है इसको। इसका मान कभी कभी क्या होता है, एक से ज़्यादा चला जाता है, जबकि हम लोग जानते हैं कि कभी भी कोरिलेशन, आप लोग ये भी अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, जब भी हमारा कभी भी हमारा कोरिलेशन अगर हम लोग देखेंगे तो कोरिलेशन हमारा +-1 से आगे नहीं जाता है, यानी +1 से लेकर -1 तक ही हमारा पूरा कोरिलेशन स्थित होता है। हम जब भी कोरिलेशन की बात करेंगे तो इन्हीं के बीच में बात करेंगे, इन्हीं के बीच में ही हमारा कोरिलेशन आएगा। और सबसे शुद्ध जो कोरिलेशन देने वाला मेथड है वो है आपका प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। ये भी आपको ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि सबसे शुद्ध कोरिलेशन देने वाला विधि है तो कौन सा है, कार्ल पियर्सन द्वारा दिया गया प्रोडक्ट मोमेंट विधि, मेथड। ठीक है, तो इतना आपका रहा बाई सीरियल कोरिलेशन के लिए। अब ये इंपॉर्टेंट है आपका, अभी के लिए नहीं है, मतलब सॉरी अभी के लिए तो है ही, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपको लोगों का एडमिशन हो जाता है, आप लोग नेट की तैयारी करते हैं, तो उस समय भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यही इसमें से यही दो बातें केवल महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि इसका संकेत क्या है, और दूसरा इसमें दो वेरिएबल जो होते हैं वो किस प्रकार के वेरिएबल होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पॉइंट बाय सीरियल, वो भी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ऑल द बेस्ट, लगे रहिए, तैयारी करिए।